हम ओरेकल कारपोरेशन की वेबसाइट में गए थे, हमने JDK8 डाउनलोड, JDK8 में ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहला विंडोज 64, ये हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे से क्रेडेंशियल पूछता है, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन क्रेडेंशियल। आप लॉगिन क्रेडेंशियल में जाएंगे और ये लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या हो जाएगा, JDK क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब JDK जो डाउनलोड होगा वो ऑब्वियस है, डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होता है। अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये JDK ये ले लेते हैं, वही JDK डाउनलोड हो जाएगा। अब जब JDK डाउनलोड हो जाएगा तो सर ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ये वाला, आपको कुछ नहीं करना है सर। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको डबल क्लिक करते करते नेक्स्ट 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 फिनिश करोगे और ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, मेरी मशीन थोड़ी स्लो हो गई है, तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये मेरे से पूछता है भाई, डू यू वांट टू अलाउ दिस टू चेंजेस द। अगर मैं यस करूंगा, ये देखो बाजू में एक टैब आ गई है। ओके, JDK8, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते जाना है सर, विंडोज में हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते हैं और फिनिश करते हैं। ओके, ये देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। ऑलरेडी मेरा है तो उसको ओवरराइट कर देगा, अगर पहले से होगा तो क्या कर देगा। और देखो पहले JDK इंस्टॉल हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो पहले आपको दिखेगा JDK। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और दिखा रहा है कि JDK इंस्टॉल हो रहा है, 64 बिट है और इन प्रोग्रेस है, ये चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब आप JDK स्टैंड फॉर होता है जावा डेवलपमेंट किट, और जब आप JDK इंस्टॉल करते हैं सर, तो JDK दो पार्ट में इंस्टॉल होता है। एक होता है JDK और एक होता है JRE। JRE स्टैंड फॉर होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो हमें दोनों लगेंगे, तो ऑब्वियस है। ओके, मीनवाइल जब तक ये प्रोसेस हो रहा है मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। देखिए सर, मैंने कल आपको बताया था कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे और रन कैसे करते हैं। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में आपने देखा था कि जो कंपाइलर लगता है वो लगता है जावा सी। व्हाट इज द नेम ऑफ जावा कंपाइलर, दैट इज नेम ऑफ द जावा सी। एंड व्हाट इज द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का नाम है जावा। तो सर आपने देखा था कि अगर जब हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो जावा सी लिखते हैं और स्पेस देके फाइल का नाम डॉट जावा लिखते हैं, फाइल का नाम डॉट जावा लिखते हैं। सर हम अगर कोई क्लास बनाएंगे सैंपल, तो क्या क्लास उसको सैंपल डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे? तो सर आप नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा, आप करोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा। लेकिन सर अच्छी प्रैक्टिस वही है कि जो क्लास का नाम है उसी नाम से सेव करते हैं, और हम लोग इंडस्ट्री में भी वही फॉलो करते हैं सर। इसलिए आपको शुरुआत से ही वही आदत फॉलो करना है। जिस क्लास के नाम से आप बनाओगे, क्लास बनाओगे जो क्लास, उसी नाम से आप क्या करोगे, प्रोग्राम को सेव करोगे। अगला सवाल, सर अगर मेरे एक फाइल में 4 क्लासेस है, एक फाइल में 4 क्लासेस है, एक क्लास है तो ठीक है, लेकिन 4 क्लासेस है तो मैं किस नाम से सेव करूंगा? तो याद रखना, 4 क्लास रहे चाहे 40 क्लासेस रहे, मेन मेथड एक ही क्लास के अंदर होगी। मेन मेथड एक ही क्लास के अंदर होगी, तो जिसके अंदर मेन मेथड होगी, जिसके अंदर मेन मेथड होगी, उसी उसी क्लास के नाम से आपको फाइल को क्या करना है, सेव करना। उसी के नाम से आपको फाइल को क्या करना है, सेव करना है। देखिए सर, अब JDK इंस्टॉल हो गया, अब आप देख रहे हो कि JRE इंस्टॉल करने जा रहा है। JRE आप पाथ चेंज कर सकते हो, मुझे नहीं करना है, तो मैं जाता हूं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब वो JRE क्या होने लगेगा, इंस्टॉल होने लगेगा। तो याद रखना सर, जिस नाम से आप क्लास बना रहे हो उसी नाम से फाइल को क्या करो, आप सेव करो, उसी नाम से क्या करो, फाइल को क्या करो, सेव करो। ये बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है सर, और यही किया जाता है, उसी नाम से क्या किया जाता है, सेव किया जाता है सर। तो कहने का मतलब यह है, और हम भी यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, और रियल टाइम में भी यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। जिस नाम से क्लास का नाम होता है उसी नाम से फाइल बनाई जाती है और सेव की जाती है। फिर से सर, अगर एक से ज्यादा क्लास है, 4 क्लास है, तो फिर फाइल का नाम क्या देंगे? तो सर फाइल का नाम आप क्या दोगे, तो उस 4 क्लास हो चाहे 40 क्लास हो, उस क्लास के अंदर में एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर में क्या होगी, मेन मेथड होगी। तो जिसके अंदर मेन, एक से ज्यादा क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं हो सकते सर, एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड होगी। तो जिसके अंदर मेन मेथड होगी, जिसके अंदर, उस नाम से आप क्या करोगे, सेव करेंगे, उस नाम से आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऐसा होगा, कंफ्यूजन होगी, लेकिन उसी नाम से आपको क्या करना है, सेव करना है।
और जब आप इंटरप्रीट करते हो सर एज पर द लास्ट डिस्कशन, जो फाइल जनरेट होती है कंपाइल होने के बाद वो जनरेट होती है डॉट क्लास फाइल, वो जनरेट क्या होती है डॉट क्लास फाइल। तो जो डॉट क्लास फाइल होती है जब आप इंटरप्रीट करते हो तो डॉट क्लास एक्सटेंशन अपेंड नहीं देना पड़ता। देखो ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, क्लोज कर दो। अगर हम देखना चाहते हैं हम जाएंगे, तो अगर हम सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, जावा के अंदर जाएंगे, तो देखो आपको ये अभी का इंस्टॉल है सर। ये जो देख रहे हैं हम अभी लेटेस्ट फिर से उसने डबल इंस्टॉल कर दिया है। ओके ये पुराना लग रहा है, ये नया है क्या? ओके ओके फाइन, ये वाला नया है ये, और ये नया है अभी हमने जो इंस्टॉल किया एएम वाला, आप देख सकते हैं ये जेडीके और ये क्या है जेआरई। आप देख सकते हैं इस तरह से इंस्टॉल हो गया, ये डबल हो गया। ओवरराइट नहीं किया सर उसने, उसको भी रखा क्योंकि उसका वर्जन माइनर चेंज था, एग्जैक्टली सेम नहीं था, माइनर वर्जन चेंज था। ये 251 था, ये 301 है अभी हमने जो इंस्टॉल किया, थोड़ा सा लेटेस्ट है। तो सर अब मुझे जावा के प्रोग्राम रन करने हैं, मुझे जावा के प्रोग्राम रन करने हैं सर। आपके इसमें ऐसे चार चार नहीं आएंगे, आपके इसमें दो ही आएंगे, या तो आप 251 यूज करना है या तो 301 तो आप जो भी इंस्टॉल हो सकता है आपको, आप कुछ दिन फिर से इंस्टॉल करो तो थोड़ा बहुत माइनर वर्जन आपको चेंज मिलेंगे। अभी आप करोगे तो आपको 301 मिलेगा। मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले जावा का पहला प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ क्लास क्लास example1। मैं जाता हूं पब्लिक स्टैटिक void main string args, मैं लिखता हूं system डॉट आउट डॉट println। मैं आपको बताना चाहता हूं सर println का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा रहेगा, जो भी कुछ लिखा रहेगा, सपोज करो मैंने लिख देता हूं हेलो जावा। अगर मैं ये लिख देता हूं तो पता है क्या करता है कि println क्या करता है, println क्या करता है, पहले जो लिखी गई चीज है पैरामीटर के अंदर, पहले जो लिखी गई चीज है पैरामीटर के अंदर उसको प्रिंट करेगा, उसको क्या करेगा प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद वो आएगा नेक्स्ट लाइन पे। प्रिंट करने के बाद वो कहां पर प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे। कर्सर को कहां पे लाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। मतलब पहले अंदर की स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फिर ये एलन क्या करता है, काम करता है। फिर ये एलन क्या करता है, काम करता है। तो आप देखिए मैं जाता हूं, मैं रन करता हूं, मैं एक सेपरेट फोल्डर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको सेव करने जा रहा हूं, example1 है। मैं यहां जाता हूं और यहां एक फोल्डर नाम दे देता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। तो मैं इसी के अंदर सेव करता हूं example1 1.java, मैं सेव कर लेता हूं। अब मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं सर, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से रन करता हूं। मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं जाता हूं डी ड्राइव में, सी डी वाई रामदेव YCC, यस, इसके अंदर जाऊंगा सी डी इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। अब मैं जाता हूं कंपाइल करता हूं, कंपाइल करता हूं जावा सी स्पेस देके example1.java। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, एज पर अवर प्रीवियस डिस्कशन में पहले भी बता चुका हूं, अगर आप जाते हैं और आप देखते हैं हमारा फोल्डर कहाँ गया, ये है इंट्रोडक्शन। देखो अभी फिलहाल example1 है। अगर मैं जाता हूं तो सबसे पहले सर जावा में पाथ कैसे सेट करते हैं, जावा में पाथ कैसे सेट करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाथ इज इक्वल टू डबल कोट्स में, पाथ इज इक्वल टू डबल कोट्स में। आपको दो चीजें लगेगी रन करने के लिए, जावा सी और जावा। तो अब ये कहाँ है, वो उठा के लाना है। वो उठाने के लिए हम जाएंगे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा। हम पुराना ही वाला लेते हैं, ये वाला जेडी के पुराना वाला इसके, ओके जेडी के बिन। बिन के अंदर देखो, अगर आप देखोगे ना तो जावा सी नाम का भी आपको कंपाइलर मिलेगा और जावा नाम का इंटरप्रेटर भी मिलेगा, कंपाइलर भी मिलेगा, इंटरप्रेटर। तो ये बिन के अंदर है। तो मैं जब जाता हूं इसको मैं कॉपी करता हूं। सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अगर सर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप पाथ सेट नहीं करोगे ना सर, और अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे जावा सी example1.java और इंटर करोगे,
तो जावा सी नॉट फाउंड इस तरह से एरर है। मेरे इसमें नहीं आएगा सर, क्योंकि मैंने परमानेंट सेट किया हूं। लेकिन आप करके देखना सर, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे ना और जब आप लिखेंगे तो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। कौन सी कमांड? तो जावा सी नॉट फाउंड। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ इज इक्वल टू, आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये देखो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे बिन तक ला लिया। अब क्या होगा, आप तो जानते हो सर, आप देख सकते हो बिन के अंदर ही जावा और जावा सी है। तो जब अब आप रन करोगे ना, जावा सी स्पेस देके example1.java इंटर करूंगा, तो देखिए मैं जाता हूं डी ड्राइव में वापस और इंट्रोडक्शन के अंदर जाता हूं। देखो मेरा प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया और देखो क्लास फाइल भी जनरेट हो गई, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था। प्लीज सर, अगर आपको कल का लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया है वो रेफर करिए। ये कंपाइल हो गया। इंटरप्रिटर का नाम क्या है? जावा स्पेस देके और example1। आपको डॉट क्लास नहीं देना पड़ेगा सर, डॉट क्लास जनरेट होती है, आपको सिर्फ फाइल का नाम देना पड़ता है, डॉट क्लास वो खुद ले लेता है। इंटर करता हूं, देखो मैसेज आ गया, हेलो जावा, इस तरह से आ गया। एक चीज और समझिए सर, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का वर्क ऐसा होता है कि पहले ये क्या करेगा, पहले ये नहीं चलता है, पहले ये अंदर में लिखी गई चीज को प्रिंट करता है और फिर कर्सर को कहां पे लाता है, एलन कहां पे लाता है, नेक्स्ट लाइन में लाता है। कर्सर कहां पे लाता है, नेक्स्ट लाइन में लाता है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं सर। मैं जाता हूं, न्यू पे क्लिक करता हूं, पेस्ट करता हूं। जैसे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस तरह से बोलता हूं सर, ओके। और उसके बाद मैं जाता हूं और मैं यहां लिख लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ प्रिंट बस लिखता हूँ, हाँ एलन नहीं देखता हूँ। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाय, मैं क्या लिख लेता हूँ, हाय। इसको मैं लिख लेता हूँ हाँ, example2 कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ example2.java। example2.java कर लेता हूँ, example2.java हो गया। मैं जाता हूँ, अब देखना सर, जब आपने हेलो प्रिंट किया था उसके बाद आप देखिए, अब मैं वही लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ जावा सी। इस बार example1 नहीं है, example2 लेता हूँ। और थोड़ा ध्यान दो, कोड में क्या लिखा है वो चीजें हम देखते हैं। कोड में लिखा है प्रिंट करना ये, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लाना कर्सर। जब नेक्स्ट लाइन पे आ जाए उसके बाद अंदर का प्रिंट करना, लेकिन अब नेक्स्ट लाइन पे मत आना। तो अब देखिए सर, आउटपुट में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, थोड़ा ध्यान देना, example2 और example1 में क्या डिफरेंस मिला था वो समझाता हूं मैं। कंपाइलेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन जावा example2। आप देखो सर, हाई लिखने के बाद तुरंत ये डी ड्राइव आ गया। क्यों? क्योंकि आपने एलएन नहीं दिया, जबकि पीछे वाले में देखिए एलएन दिया था, तो उसके बाद एक लाइन की गैप आई थी। मुझे बताइए माधव, अजय, समझ में आ रहा है? अंकित? यस सर। ओके, ये जो एक लाइन का स्पेस यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने एलएन नहीं दिए। यही चीज अगर आप जाते और यहाँ पर एलएन दे देते सर और उसको सेव कर देते और फिर से क्या करते, इस चीज को रन करते, आप इसको फिर से रन करते हो सर, तो आप देखिए ये कंपाइलेशन, ये इंटरप्रिटेशन। अब देखो एक लाइन का गैप आ गया। दैट्स इट सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एलन बाद में काम करता है, पहले अंदर की चीजों को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसी के बाद काम करता है। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम देखते हैं, मैं बताना चाहता हूं इन जावा प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड ऑपरेटर। सर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में भी है, मैंने आपको नहीं बताया तो सुन लीजिए। ओवरलोड का मतलब है जो उसका काम है उसके अलावा अगर कुछ इससे एडिशनल काम करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। जैसे प्लस का काम है दो वैल्यू को ऐड करना, प्लस का काम है दो वैल्यू को क्या करना, ऐड करना। लेकिन अगर अगर मैंने बोल दिया राजा और मैंने बोल दिया कुमार, राजा और मैंने बोल दिया कुमार, तो देखो एक्चुअली जब हमने पढ़ा था, जब हमने छोटे थे, जब हमने पढ़ा था, तब जब हमने पढ़ा था तब हमने ये नहीं सुना था कि दो स्ट्रिंग को प्लस ऐड करता है, दो स्ट्रिंग को प्लस क्या करता है, ऐड करता है। अगर ऐड करेगा अगर ऐड करेगा अगर ऐड करेगा तो वो कहलाएगा ओवरलोडिंग, अगर ऐड करेगा तो वो कहलाएगा ओवरलोडिंग। तो मैं जाता हूं राजा कुमार, अगर ऐसा कर दिया ये कहलाता है ओवरलोडिंग, ये कहलाता है ओवरलोडिंग।
तो मैं बताना चाहता हूं जावा में भी जो प्लस ऑपरेटर, जावा में प्लस ऑपरेटर जो है ओवरलोडेड। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो सर, अगर आप ऐसा लिखते हो 10, तो 10 एक वैल्यू नहीं, अब एक स्ट्रिंग है। 10 प्लस अगर आप 20 लिखते हो तो 20 भी एक स्ट्रिंग है, 10 भी एक स्ट्रिंग है। तो आप ये उम्मीद मत करना कि 30 आ जाएगा, आउटपुट इसका आएगा 10-20, क्योंकि आखिर 10-20 भी क्या है, एक स्ट्रिंग हुआ, भले न्यूमेरिकल है लेकिन हुआ तो क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। उसी तरह से अगर आप लिख लोगे सर, अगर आप लिख लोगे वैल्यू इक्वल्स टू, ध्यान देना, वैल्यू इक्वल्स टू +10, अगर आपने ऐसा लिखा सर, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका जो आउटपुट आएगा सर, आपका आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा सर, वैल्यू इज इक्वल्स टू, वो कॉन्केट हो जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर कल को चल के अगर आप ऐसा लिख रहे हो, वैल्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू इक्वल्स टू 10+20, वैल्यू इक्वल्स टू 10+20, तो सर एक्चुअली इसमें कैसा होगा मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इसमें कैसा होगा कि पहले ये तो स्ट्रिंग हो गया ना, ये स्ट्रिंग है, तो पहले ये स्ट्रिंग इससे कॉन्केट होगा, ये स्ट्रिंग इससे कॉन्केट होगा, तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा। तो स्ट्रिंग कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, वैल्यू इक्वल्स टू 10, ये ऐसा स्ट्रिंग बनेगा, वैल्यू इक्वल्स टू 10 ऐसा स्ट्रिंग बनेगा। उसके बाद फिर प्लस और फिर 20 आएगा, फिर प्लस फिर 20 आएगा, और उसके बाद फिर ये कॉन्केट होगा, और कॉन्केट होने के बाद वैल्यू इक्वल्स टू 10 और कितना आ जाएगा 20, वैल्यू इक्वल्स टू 10 और ये आ जाएगा 20। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। कल को चल के अगर ऐसा हुआ सर, कल को चल के ऐसा हुआ, वैल्यू इक्वल्स टू प्लस, और फिर अगर ऐसा ब्रैकेट में लिखा गया 10 और +20, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बोर्डमॉस के हिसाब से पहले ये ऐड होगा, बोर्डमॉस के हिसाब से पहले, बोर्डमॉस मतलब ब्रैकेट पहले आती है, तो पहले इनका एडिशन होगा। तो इनका एडिशन होगा तो कैसा होगा, इनका एडिशन होगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू इक्वल्स टू और प्लस 10+20 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा सर, और अब 30 होने के बाद ये बोलेगा वैल्यू इक्वल्स टू 30, ऐसा आ जाएगा सर, आंसर ऐसा आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड कैसे वर्क करता है, कोई डाउट है? नहीं सर। अब कल को चल के अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20, ऐसा लिख देता हूं, और मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं वैल्यू इक्वल टू प्लस, और यहां लिख देता हूं a प्लस b कर देता हूं। सर अब इसका रिएक्शन देखिए, आप तो जानते हैं सर a की जगह a की वैल्यू होगी 10, b की जगह b की वैल्यू होगी 10, तो यहां लिख दिया जाएगा वैल्यू इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर कितना आ जाएगा +10 और +20। इंटरनली ऐसा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ऑब्वियस है अगर ये ऐसा एग्जीक्यूट करता है तो आप तो जानते हैं इंटरनली ये लिखेगा वैल्यू इक्वल्स टू पहले 10 होगा, पहले ये कॉन्केट होगा, +20 होगा। तो अब हम जाएंगे और हम बोलेंगे वैल्यू इक्वल्स टू 10 और 20, इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा। कोई डाउट है क्या सर, यहां तक समझ में आया? यस सर। चलो अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं सर, इसका एग्जांपल लेते हैं सर। हम जाते हैं क्लास एग्जाम्पल, आई थॉट 3 हो जाएगा, मेरे ख्याल से है क्या कॉपी किया हुआ, हाँ है। एग्जाम्पल 2 लिया था, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं जाता हूं इंट a इज इक्वल टू 10 लेता हूं, इंट a इज इक्वल टू 10 लेता हूं, तो बताइए सर वैल्यू इक्वल टू प्लस ऑफ a करता हूं, प्लस ऑफ a, तो बताइए क्या आउटपुट आएगा प्रोग्राम में? वैल्यू इक्वल टू 10, ओके करेक्ट है, वैल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मैं b इज इक्वल टू 20 लिखता हूं और मैं फिर से जाता हूं और मैं जाता हूं, मैं पेस्ट करता हूं और वैल्यू इक्वल टू a प्लस बी लिखता हूं, अगर मैं वैल्यू इक्वल टू a प्लस बी लिखूंगा तो मुझे बताओ अंकित कितना आउटपुट आएगा?
सर वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 20। एग्जैक्टली, वैल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा? 1020 आ जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और मैं जाता हूं अगर यहाँ पे, और यहाँ पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में। तो माधव आप मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा? वैल्यू इक्वल्स टू 30। करेक्ट। तो मुझे बताइए, अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? अब आगे कोई डाउट होगा क्या? ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो क्लियर है, इस तरह की वैल्यू लिखी जाएगी तो? कोई डाउट है? नहीं सर। ओके नो फाइन। सर। मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं। ओके फाइन। कंपाइल करते हैं हम। जावा सी example3.java compilation interpretation java example3। देखो, अगर हम अपना प्रोग्राम सामने लेके आए तो देखो, पहले आ रहा है वैल्यू इक्वल्स टू 10, फिर वैल्यू इक्वल्स टू 1020, ऊपर देख सकते हैं आप, और वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 30। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सर जो आपको समझनी पड़ेगी, जो आगे चल के काम में आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ये आगे डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। तो ये प्लस ऑपरेटर इस तरह से क्या कहलाता है? ओवरलोडेड ऑपरेटर कहलाता है। जो प्लस ऑपरेटर कहलाता है ये ओवरलोडेड ऑपरेटर कहलाता है। सर आज के लिए मैं इतना ही लेता हूँ। कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेटा टाइप्स इन जावा। तो कल आप लोग आना चाहेंगे? ऑफलाइन आओगे क्लास में? यस सर। थियरी है तो आ जाएंगे। हाँ, आ जाओ। तो कल कितना, 7:30 बजे आ सकते हो? 7:30? सुबह बोल रहे हो ना सर? हाँ हाँ, सुबह सुबह। ठीक है सर, आ जाएंगे। सभी लोग एग्री हो? चलेगा? यस यस सर। ठीक है, तो शार्प 7:30 बजे। जैसे हम ऑनलाइन में टाइम पे शुरू करते हैं ना बेटा, जैसे मैंने 8:05 बोला, तो ऑलमोस्ट अपन हाँ। शुरू कर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 7:15 बजे 7:40 45 तक आ रहे हैं। टारगेट रखो 7:30 बोला सर ने, आप लोग 7:25 को क्लास में पहुंच जाओ, 5 मिनट पहले ही आ जाओ। ओके ठीक है। ओके।